हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम जे EDU। ठीक है, अभी हम लोग क्लास 12th का जो सेकेंड वाला बुक है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, इंडियन पॉलिटी वाला, वो देखेंगे। उसका एक्सरसाइज 5 देखेंगे, चैलेंजेस टू एंड रीएस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। यहाँ पे हम जो कांग्रेस सिस्टम की बात करेंगे, ये कांग्रेस सिस्टम है क्या, तो समझिए सबसे अच्छे से। कांग्रेस सिस्टम मतलब हमारे यहाँ आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद पहला जनरल इलेक्शन 1951-52 में होता है। उस समय से लेके अगर आप देखिएगा तो जनरली 1951 और 52 से लेके लंबे समय तक अपने पास जो है वो कांग्रेस का जो है एकाधिकार रहा है हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में। हमारे भारत की पॉलिटी में अगर कोई गवर्नमेंट बना पा रही है सेंट्रल लेवल पे तो सिर्फ कांग्रेस है। और सिर्फ सेंट्रल लेवल पे नहीं जी, स्टेट लेवल पे भी जो है इसकी गवर्नमेंट काफ़ी लंबे समय तक चलती है। ठीक है, आप अगर ठीक से देखिएगा तो 1998 इससे पहले तक कांग्रेस का काफ़ी अच्छा खासा राज था। एंड जनरली अगर देखिए तो फिर उसके बाद 2004 से 14 तक, तो जनरली हम आपको बताते हैं कि अपने यहाँ जो कांग्रेस का एक लंबा राज रहा है उसको अभी हम कांग्रेस सिस्टम का नाम देंगे। और इसी में पढ़ेंगे कि कांग्रेस के कौन से प्राइम मिनिस्टर कब आए थे, उनका इंपॉर्टेंस क्या रहा है, उन्होंने क्या क्या किया है। इसमें हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी कैसे हमारे भारत की प्राइम मिनिस्टर बनती है, पढ़ेंगे कैसे हमारे यहाँ जो है मोरारजी देसाई जी के साथ उनका लड़ाई होता है। फिर आगे देखेंगे कांग्रेस कैसे दो पार्ट में टूटता है, कांग्रेस स्प्लिट क्या था, कांग्रेस ओ क्या था, कांग्रेस आर क्या था, ये सब चीज़। तो हम यहाँ पे ये सारा चीज़ देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हम आपको बताते हैं हमारे यहाँ जो है हमारी कंट्री 47 में आज़ाद होती है। 46 में अगर आपको याद है तो देखिए पहले हमारे यहाँ जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना होती है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाता है जी। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का काम था भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। उसके बाद क्या होता है कि जब हमारे यहाँ कंस्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है तो उसी को क्या कर लिया जाता है कि 1949 में जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में कन्वर्ट कर दी जाती है। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के जो थे, ठीक है, उन्हीं को जो है नॉमिनेट कर दिया जाता है। जब तक हमारे भारत में इलेक्शन ना होगा, जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आएगी, तब तक इंटरिम गवर्नमेंट मतलब वही गवर्नमेंट के रूप में काम करेंगे। ठीक है, फिर फाइनली हमारे यहाँ 1951-52 में इलेक्शन होता है। उसके बाद जो है हमारे नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। काफ़ी अच्छा खासा जीत हासिल करते हैं। कांग्रेस जो है वो डोमिनेंट पार्टी के रूप में निकल के आती है। कारण भी बड़ा सिंपल सा था, कांग्रेस इसलिए पावरफुल पार्टी थी क्योंकि देखिए पहले क्या है कि कांग्रेस 1947 से पहले इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में इंडल्ज थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लिगेसी उसे प्राप्त था। तो लिगेसी ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, भारत के राजनीतिक आंदोलन का जो है इतिहास विरासत उसके पास था। उसके अलावा जितने भी भारत के करिश्मेटिक लीडर थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, जितने भी बड़े बड़े लीडर थे भारत के, सब किसके मेंबर थे? कांग्रेस के मेंबर थे। चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, सारे के सारे नेता किस में थे? कांग्रेस में थे। तो जितने भी भारत के पॉपुलर लीडर थे सारे के सारे कांग्रेस के अंदर थे। और कांग्रेस एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था उस समय जिसका ब्रांच जो है गांव गांव तक खुला हुआ था। मतलब इट वाज फर्स्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी इन आवर कंट्री। कांग्रेस जो है पहले जनरल इलेक्शन में सिर्फ इसी 3 कारण से काफी अच्छा खासा जीत हासिल करती है। पहला एकदम सिंपल सा कारण था, लिगेसी ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट उसे प्राप्त था। जितने भी हमारे यहाँ के पॉलिटिकल कैरिस्मेटिक लीडर थे सारे उसके मेंबर थे। और उसके अलावा था कि एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो भारत में वेल ऑर्गेनाइज थी, काफी अच्छे तरीके से जो है वो संगठित थी। पूरा गाँव गाँव तक उसका ग्रास रूट लेवल तक उसके ब्रांचेस थे। प्रजा मंडल के नाम से जो है वो गाँव गाँव तक अपना जो है क्या कर रखा था, ब्रांचेस ओपन कर रखा था। तो ऐसे जो है कांग्रेस काफी अच्छा खासा जीत हासिल करती है। पहला जनरल इलेक्शन होता है, नेहरू जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। ठीक है, अब नेहरू जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है, देखिए, और साथ में फॉरेन मिनिस्टर भी थे, तो लंबे समय तक वो राज करते हैं। आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए 1951-52 में हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और टिल डेथ, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती है तब तक हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। इतने पावरफुल नेता थे कि उनको हराने वाला कोई पर्सन आया ही नहीं। और सिर्फ उनको नहीं जी, उनको नहीं, सिर्फ कांग्रेस को हराने वाला कोई पर्सन नहीं आया जब तक वो जिंदा थे। क्या हुआ, 1962 में हमारा चाइना के साथ वॉर हो गया। ठीक है, अब चाइना के साथ 1962 में वॉर हो गया, ठीक है, याद है क्या? तो पहली बार जो है हमारे नेहरू जी के अगेंस्ट जो है वो अपने पास जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया गया कि अविश्वास प्रस्ताव, कि ये जो है पावर में रहने लायक नहीं है, लेकिन वो फेल हो गया था। फिर 1962 में चाइना के साथ वॉर, 1964 नेहरू जी की डेथ हो जाती है। अब यहां से पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा सा उठा पटक होगा कांग्रेस के अंदर। 1964 में जो है नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू पास्ट अवे इन 1964। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 में मर जाते हैं। अब 64 में जब ये मरते हैं तो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे एक कद्दावर नेता तमिलनाडु के कामराज।
तो उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट थे के कामराज साहब, ठीक है। तो के कामराज जो है उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट थे और इन्होंने सर्वसम्मति से जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या बना लिया, अपना प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया। सबने एक्सेप्ट किया जी, यूपी के बड़े नामी नेता थे, ठीक है, काफी अच्छा खासा इनका जो है वो, इनके बारे में काफी अच्छा जीवन ही है, इनका लाइफ स्टाइल काफी अच्छा था। तो के कामराज जी ने जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बना लिया। ये प्राइम मिनिस्टर बने, सबने एक्सेप्ट किया इनका प्राइम मिनिस्टर बनना, किसी ने अपोज नहीं किया प्राइम मिनिस्टर बनने के रूप में, सबको एक्सेप्ट किया। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने 1964 में। लाल बहादुर शास्त्री बने किनके डेथ के बाद, जवाहरलाल नेहरू जी के डेथ के बाद। तो अब 64 में जब ये हमारे कंट्री के जो है वो क्या बनते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उसी समय 1965 में इंडो चाइना वॉर हो जाता है, भारत पाकिस्तान वॉर हो जाता है 1965 में। जब इंडो चाइना वॉर 1965 में हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि जनरली इन्होंने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान, कि हमारे जो जवान है वो हमारे फ्रंट पे लड़ेंगे, हमारे किसान जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करेंगे, दोनों मिलके चलेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। जय जवान जय किसान वाला स्लोगन इन्होंने दे दिया, ठीक है, याद रखिए, काफी फेमस स्लोगन था। उसके बाद जो है याद रखिए पाकिस्तान बुरी तरीके से हार जाता है 1965 वॉर में। उसके बाद ताशकंद एग्रीमेंट होता है, ठीक है, याद रखिए, ताशकंद यूएसएसआर का उस समय हिस्सा हुआ करता था। तो 1966 में जो है वो ताशकंद एग्रीमेंट होता है और वही ताशकंद एग्रीमेंट में ये गए थे, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है 1966 में, ठीक है। अभी ताशकंद फाइल के नाम से एक मूवी आया था, शायद वो आप लोग देखे होइएगा। तो 1966 में जो है इनकी मृत्यु वहां पे हो जाती है। अब आएगा रियल कांग्रेस में उठापटक, देखिए कैसे। अभी तक देखिए जवाहरलाल नेहरू जब तक है तब तक प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, जवाहरलाल नेहरू साहब है यहाँ पे, 1964 तक ये है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री साहब है, ठीक है, 1964 से 66 तक। अब जनरली दिक्कत होगी कि कांग्रेस के अंदर दो पावरफुल लीडर, ठीक है, एक अपने पास महिला प्रधानमंत्री के दौर में और दूसरे जो उस समय के काफी कद्दावर नेता थे। देखिए एक तरफ अपने पास थे मोरारजी देसाई साहब, मोरारजी देसाई साहब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी, ठीक है, मतलब ये जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी, ठीक है। काफी अच्छा खासा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था इनके पास। जब हमारा इंडिया पाकिस्तान का जो है वॉर हुआ था 1965 में, तो ये क्या की थी कि पूरा का पूरा कश्मीर तक चली गई थी, लोगों को जो है नेशनलिज्म के नाम पे जो है वो क्या कर ली थी, यूनाइट कर ली थी, पूरा अच्छा खासा जो है नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर डाल दी थी। तो काफी फेमस हो चुकी थी 1965 के बाद जो हमारा इंडिया पाकिस्तान वॉर था। और इनके पास लिगेसी भी था, पॉलिटिकल हायरार्की का लिगेसी था जी, समझिए, राजनीतिक विरासत। इनके दादा मोतीलाल नेहरू, समझिए, ठीक है, उनके यहां से इनके पास विरासत आती है। फिर जवाहरलाल नेहरू, इनका उंगली पकड़ के इनको जो है पूरा राजनीति का जो है वो ज्ञान देने वाले महात्मा गांधी है कि नहीं है, राजनीति की सबसे अच्छी सूझबूझ थी इनके पास, समझिए। तो एक तरफ जो है अपने पास इंदिरा गांधी आ गई, दूसरी तरफ उस समय जो है अपने पास एकदम ओल्ड एज पीपल, ठीक है, मोरारजी देसाई साहब। तो मोरारजी देसाई साहब जो है वो क्या हो जाते हैं कि ये भिड़ जाते हैं कि हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बोलती है कि हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। हो गया दोनों आदमी में काफी अच्छा खासा ये बहस। के कामराज उस समय थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, और बाकी जितने भी, अच्छा देखिए कांग्रेस के अंदर ना, अब कांग्रेस भले ही एक पार्टी हो लेकिन उसी के अंदर कुछ पावरफुल लोगों का अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होता था, जिसे हम क्या बोलते थे, कांग्रेस का सिंडिकेट बोलते थे, समझिए। कांग्रेस बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जी। इस बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ लोग जो कोर मेंबर ऑफ द कमेटी जैसे होते हैं, तो कुछ लोगों के हाथों में ही पावर होती थी। इसे कांग्रेस का हम सिंडिकेट बोलते थे, ठीक है, कांग्रेस सिंडिकेट बोला करते थे इसे। तो कांग्रेस सिंडिकेट में जो है याद रखिए सिर्फ पावरफुल लोग थे। तो इन लोगों को क्या लगा कि अगर मोरारजी देसाई साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो इन लोगों का कुछ चलने उलने वाला है नहीं, ठीक है। ये जनरली जो है अगर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी तो ये नौसिखिया है, नोवाइस है बिल्कुल। अब इनको जैसे बोलेंगे वो वैसे काम करेंगे, जैसे बोलेंगे वैसे चलेंगी, ठीक है। बाकी सारे लोगों ने सहमति भर दी। के कामराज जी ने जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में किनको नामित कर दिया, इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर बन गई 1966 में। अब इंदिरा गांधी हमारी 1966 में क्या हो गई, प्राइम मिनिस्टर बन गई, और ये बेचारे मोरारजी देसाई जी सोचते रह गए कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है। अब देखिए
तो हम बता रहे हैं कि जब नेहरू जी हमारे 1964 में मरे थे, उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे के कामराज। कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? के कामराज, समझिए, ठीक है। तो इन्होंने जो है ये क्या किया, ही फाउंडेड दैट ऑल कांग्रेस मेन वाज इन द फेवर ऑफ द लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, कि ये देखते हैं कि लगभग अधिकतर लोग जो है वो लाल बहादुर शास्त्री के क्या थे, फेवर में थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो जनरली जो है याद रखिएगा कि ये जो है वो लाल बहादुर शास्त्री को क्या कर देते हैं, एंड सो ही वाज अनएनिमसली चूजन एज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या बना दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद जो है अपने पास 64 में लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। उसके बाद 65 का वॉर होता है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। पाकिस्तान के साथ जब वॉर होता है तो लाल बहादुर शास्त्री जी एक स्लोगन डिलीवर करते हैं। वो स्लोगन जो था अपने पास क्या था, जय जवान जय किसान, ठीक है। ये अपने पास स्लोगन डिलीवर करते हैं, लेकिन ये ताशकंद में मर जाते हैं, ठीक है, याद रखिए। वहां पे जनरली जनरल आयूब खान जो पाकिस्तान का था, तो जनरल आयूब खान और इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा था, ठीक है, कि पाकिस्तान 1965 वॉर जो है वो हार चुका था, तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा था। वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका डेथ हो जाता है, ठीक है, ताशकंद में। उसके बाद जो है याद रखिए, अब देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री तो इंदिरा गांधी। तो जैसे शास्त्री जी मर जाते हैं, उसके बाद जो है कांग्रेस के अंदर मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में जो है क्या होता है, एक टफ कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। इंदिरा गांधी जो है उसके बाद डिफीट कर देती है मोरारजी देसाई जी को, उनको हरा देती है और खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। सारे के सारे जितने भी सीनियर लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था। क्यों सपोर्ट किया था? बिकॉज दे बिलीव दैट इंदिरा विल बी डिपेंडेंट अपॉन देम। इंदिरा गांधी उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी अपने सपोर्ट के लिए, गाइडेंस के लिए, क्योंकि ये पॉलिटिकली नोवाइस है, इनको जनरली राजनीति का उतना ज्ञान नहीं है, जबकि इन लोगों को ना बिल्कुल समझ नहीं आई। जी आपने राजनीति भले अपने जवानी में आके देखी होंगी, उन्होंने तो राजनीति जो है वो बचपन में देख ली थी। राजनेताओं के साथ उठना बैठना और उंगली पकड़ के महात्मा गांधी के साथ जो है पूरा भारत और भारत के राजनेताओं से मिलना, सारा नॉलेज उनके पास था। तो इन लोगों को लगता था कि ये राजनीतिक जो है वो पॉलिटिकली बिल्कुल नोवाइस है, तो ये पूरा का पूरा गाइडेंस के लिए, सपोर्ट के लिए हमारे ऊपर क्या रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे। इनको ये लगता था, ठीक है। खैर कुछ दिनों तक इनको ये लगा भी, ठीक है। 1966 में ये बनी अपने पास प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब दौर आ गया था अपने पास इलेक्शन का। 1967 में होने वाला था इलेक्शन, ठीक है। फोर्थ जनरल इलेक्शन हमारी कंट्री का होने वाला था, ठीक है, 1967 में। अब देखिए जनरल इलेक्शन होगा तो कैसे कैसे जो है ये चीज़ें चलेंगी। देखिए 51, 52 में अपने पास इलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद जो है याद देखिए फिर 56 वाला फेज आता है, 57, फिर 62 वाला, फिर 67 वाला, ठीक है। तो इलेक्शन का फेज ऐसे ऐसे चलता है। पहला जनरल इलेक्शन 1952 वाला, फिर उसके बाद 1957 वाला, फिर उसके बाद देखिए अपने पास 1962 वाला और उसके बाद 1967 वाला। तो ये 1967 में फोर्थ जनरल इलेक्शन होना था हमारी कंट्री में। कांग्रेस के इस समय कांग्रेस के पास काफ़ी दिक्कत थी। कांग्रेस के पास दिक्कत क्या थी कि जनरली कांग्रेस के पास वो चेहरा नहीं था जिस चेहरा पे ये पूरे भारत में वोट गेन कर सके। देखिए हम एक बात बताते हैं, 1967 से पहले वाले इलेक्शन तक देखिए तो एकमात्र प्राइम मिनिस्टर, इकलौता चेहरा जिसके नाम पे कांग्रेस को पूरे भारत में वोट मिली है, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहां गए पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरा का पूरा वोट उनके झोले में है कि नहीं। और सिर्फ याद रखिएगा कोई ऐसी अपोजिशन पार्टी थी ही नहीं जो सस्टेन कर पाए उनके सामने। इतना कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी था उनका, ठीक है, काफी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के रूप में थे, ठीक है। लेकिन इस समय दिक्कत था, इस समय इंडिया में दिक्कत क्या था, तो देखिए फोर्थ जनरल इलेक्शन के समय भारत भी बहुत सारे प्रॉब्लम से सफर कर रहा था और कांग्रेस भी बहुत सारे प्रॉब्लम से सफर कर रहा था। 1967 जनरल इलेक्शन के समय खुद हमारी कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम था, तो हमारी कंट्री में 1967 के समय कुछ प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे कंट्री में 1967 में था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था। 1967 का फेज आपको पता है, कुछ लोग बोलते हैं कि 1967 का बाढ़ देखना था, ठीक है। उस समय फ्लड जो है अपने पास यूपी और बिहार वाले रीजन में फ्लड का कहर था और रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो है फैमाइन का कहर था काफ़ी अच्छा खासा, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल वाले रीजन में देखिए फैमाइन काफ़ी ज़्यादा आ गया था, ठीक है। तो जनरली हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हमारी अधिकतर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट और हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। यहाँ पे फूड शॉर्टेज हो गया था, मतलब खाने पीने वाला जो खाद्यान्न है, ठीक है, फूड, उसकी शॉर्टेज थी, उसकी कमी हो गई थी।
1967 इलेक्शन में हम आपको बताते हैं कि भारत में क्या क्या प्रॉब्लम था। भारत में पहला प्रॉब्लम था कि हमारे यहाँ जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डिक्लाइन हो गए थे, जिसके कारण हमारे भारत में जो है वो फूड शॉर्टेज हो गया था, ठीक है। और उसके अलावा क्या था कि हमारे यहाँ जो भी फॉरेन रिजर्व था, फॉरेन रिजर्व क्या होता है कि हमारे पास जो डॉलर का रिजर्व था, ठीक है, समझिए, वो भी बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था, वो लगभग खत्म हो गया था, समझिएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारे यहाँ खत्म हो गए थे, समझिए, ठीक है। तो अपने पास कुछ प्रॉब्लम उस समय था 1967 इलेक्शन के समय जो भारत फेस कर रहा था। यहाँ पे डिप्लीशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारा डिक्लाइन हो गया था। उसके अलावा याद रखिए कि इंदिरा गांधी डिवास्टेटेड द इंडियन रुपीज। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि हमारे भारतीय रुपए को जो है वो डिवैल्यूएट किया, मतलब हमने अपने मूल्य का जो स्तर है वो थोड़ा सा डिक्रीज किया, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हमें सर्वाइव करने के लिए अपने, क्योंकि हमारे पास फॉरेन रिजर्व था नहीं, तो हमने अपने मनी को जो है डिवैल्यूएट किया, ठीक है। हमने अपने मनी का जो वैल्यू था 5 से लेकर 7 रुपए तक डिवैल्यूएट किया यूएस डॉलर के कंपेयर में, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब उस समय जो है हमारा क्या था कि प्रॉब्लम था। उस समय जो है हम परेशानी सफर कर रहे थे। कांग्रेस कोई और परेशानी सफर कर रहा था। कांग्रेस के पास परेशानी था कि कोई नया लीडर नहीं था जो इतना मतलब कि पावरफुल हो जितना प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। उसके अलावा इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में आई थी, ये भी बिल्कुल नौसिखिया थी, बिल्कुल पॉलिटिकली नोवाइज थी, और इनकी छवि उतने बड़े लेवल तक नहीं थी कि ये कांग्रेस को जो है एक बड़े लेवल का जीत हासिल करवा सके, समझिए, ठीक है। तो ये सब कांग्रेस के साथ भी कुछ परेशानी थी, ठीक है। अभी थोड़ा नॉन कांग्रेसिज्म की बात करते हैं। देखिए 1967 का जब इलेक्शन आया, ठीक है, तो उस समय जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी, पहले 3 जनरल इलेक्शन में 1952, 57, 62 तीनों जनरल इलेक्शन में किसी भी कांग्रेस के अपोजिशन पार्टी ने जो है वो मेजोरिटी हासिल नहीं किया था। तो अब यहाँ पे कांग्रेस के जितने भी अपोजिशन पार्टी थे उनको एक बात का विश्वास हुआ कि अभी क्या है कि नेहरू जी रहे नहीं है, ठीक है। इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर बनी है ये पॉलिटिकली नोवाइस है, इनका जो है पूरे उतने भारत में इतने बड़े लेवल का छवि नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है पूरा का पूरा जितने भी अपोजिशन लोग हैं एक साथ मिल जाएंगे, और उसके बाद जो है क्या करेंगे, कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ा होंगे और ऑटोमेटिक हम लोग सपोर्ट गेन कर लेंगे, समझिए इस बात को, ठीक है। तो यहीं से अपने पास नॉन कांग्रेसिज्म का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। ऑल अपोजिशन पार्टी फेल्ट दैट वी कैन नॉट डिफीट कांग्रेस अलोन, ठीक है। हम लोग कभी भी अकेला कांग्रेस को नहीं हरा सकते हैं, इसलिए हमें जरूरत है एक साथ यूनाइट होने की। और इसलिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जितनी भी डिफरेंट आइडियोलॉजी वाली, डिफरेंट थॉट वाली, सारे के सारे पार्टी जो है एक साथ आ गए, ठीक है, याद रखिए। और उन लोगों ने बनाया अपना एक पार्टी जिसका नाम था एंटी कांग्रेस फ्रंट। क्या बनाया? एंटी कांग्रेस फ्रंट, ठीक है। देखिए अभी जैसे महागठबंधन बनाई गई थी बीजेपी के अगेंस्ट, वैसे बनाया गया था एंटी कांग्रेस फ्रंट, ठीक है। तो जनरली जितने भी अपोजिशन वाले थे सबने मिल के एक साथ क्या किया, इंदिरा गांधी को घेरना चालू कर दिया। और जनरली कांग्रेस के अगेंस्ट जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे उनकी आइडियोलॉजी क्यों ना अलग हो, सारी डिफरेंट थॉट वाली, डिफरेंट आइडियोलॉजी वाली, ठीक है, सब कांग्रेस के अगेंस्ट मिल गई। और उन लोगों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया, फॉर्म किया, और उसका नाम रखा एंटी कांग्रेस फ्रंट, जिसके अपने पास लीडर बनाया गया कौन? राम मनोहर लोहिया साहब, ठीक है। आरएमएल हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये देखिएगा एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाया गया, जिसके लीडर बनाया गया कौन? राम मनोहर लोहिया साहब, ठीक है। अब राम मनोहर लोहिया साहब जो है वो क्या बने? एंटी कांग्रेस फ्रंट के लीडर बन गए, ठीक है। अब होगा इलेक्शन, 1967 में इलेक्शन हुआ, ठीक है, याद रखिए। अब 4th जनरल इलेक्शन जो अपना 1967 में हुआ, ठीक है। तो इस समय हम आपको थोड़ा बताते हैं, कांग्रेस के पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। कांग्रेस के पास प्रॉब्लम क्या था? तो सबसे पहला प्रॉब्लम कांग्रेस के पास यही था, कांग्रेस वाज फेसिंग द इलेक्शन विदाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट टाइम, पहली बार कांग्रेस बिना जवाहरलाल नेहरू जी का क्या कर रहा था? इलेक्शन फेस कर रहा था, समझिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने बताया नहीं, कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, काफी बड़ी पर्सनालिटी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, ठीक है। तो उनका जो कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी था, तो उस कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी के अगेंस्ट पहली बार ये लोग क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे, ठीक है। उसके अलावा दिस इलेक्शन इज कंसिडर्ड एज द पॉलिटिकल अर्थक्वेक। इस इलेक्शन को जो है अपने पास राजनीतिक जो है भूकंप का दर्जा दिया गया। पॉलिटिकल अर्थक्वेक, 1967 का जो इलेक्शन हुआ, इसको राजनीतिक भूकंप बोला जाता है। हम आपको बताते हैं पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों बोला जाता है। इलेक्शन हुआ,
इंदिरा गांधी खुद पॉलिटिकल नोवाइस थी, ठीक है, याद रखिएगा, और इन्होंने पूरे कांग्रेस के इलेक्शन को लीड किया 1967 के इलेक्शन के समय। और हुआ क्या, जितने भी कांग्रेस के अपोजिशन पार्टी थे सबने बना रखा था एंटी कांग्रेस फ्रंट, ठीक है। और एंटी कांग्रेस फ्रंट लीड कौन कर रहे थे उस समय के सबसे पावरफुल लीडर थे, ठीक है, याद रखिए, राम मनोहर लोहिया साहब, वो लीड कर रहे थे। इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, रिजल्ट में पता चला कि कांग्रेस में जो 1966 में जब इंदिरा गांधी 1966 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो इनके जो कांग्रेस के अंदर जो कैबिनेट में जो मिनिस्टर के दौर में शामिल होना चाहते थे कि हमें ये डिपार्टमेंट चाहिए, हमें ये मिनिस्ट्री चाहिए, वो मिनिस्ट्री चाहिए, उसमें से आधे मिनिस्टर अपना सीट हार गए। हाफ ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है, जो इंदिरा गांधी के कैबिनेट में थे 1966 में, वो अपना सीट हार जाते हैं। पॉलिटिकल अर्थक्वेक हुआ कि नहीं हुआ, राजनीतिक उठापटक हुई कि नहीं हुई, समझिए। तो इसे याद रखिएगा कि जनरली हाफ ऑफ द इंदिरा गांधी कैबिनेट मिनिस्टर लॉस्ट देयर सीट, ठीक है, याद रखिएगा। कांग्रेस में अब हम आपको बताते हैं कौन कौन हार गए। जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया था, समझिए, कांग्रेस के प्रेसिडेंट के कामराज, हर एक पार्टी के अपने प्रेसिडेंट हुआ करते हैं। तो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे के कामराज साहब, वो हार गए अपना सीट तमिलनाडु से, समझिए। उसके अलावा अतुल्य घोष, वेस्ट बंगाल के बहुत बड़े लीडर कांग्रेस के, वो अपना सीट हार जाते हैं। केबी सहाय साहब बिहार में, जिनका नाम चलता था, उन्होंने अकेला बिहार में जो है वो बोला था कि मैं अकेला पूरा बिहार में जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट बना दूंगा जी, वो खुद अपना सीट नहीं बचा पाए। तो केबी सहाय साहब जो है बिहार में क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। एस.के. पाटिल साहब महाराष्ट्र में ये हार जाते हैं, समझिए। इसे पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों बोला गया हम आपको बताते हैं। 1967 वाला जो अपने पास इलेक्शन है, पॉलिटिकल अर्थक्वेक बोला गया। इंदिरा गांधी के कैबिनेट में जो मिनिस्टर थे 1966 में, वो उनमें से आधे से ज्यादा मिनिस्टर अपना जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो डिफीट हो जाते हैं, जीत नहीं पाते हैं, अपना सीट नहीं बचा पाते हैं जी। जैसे के कामराज साहब तमिलनाडु में हार जाते हैं, एस.के. पाटिल साहब महाराष्ट्र में हार जाते हैं, अतुल्य घोष साहब वेस्ट बंगाल में ये वहां से हार जाते हैं, केबी सहाय साहब बिहार में ये वहां हार जाते हैं, समझिए, ठीक है। तो ये सारे पॉलिटिकल लीडर लोग क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, है कि नहीं है। कांग्रेस उस समय टोटल 9 स्टेट था जहां पे कांग्रेस जो है वो क्या कर देती है, सीट हार जाती है, समझिए। ये पहली बार था, इससे पहले नेहरू जी के समय में कांग्रेस किसी भी स्टेट में जो है वो हारती नहीं है, समझिए। लगभग हर एक स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बनाती है, और पहली बार था कि 9 स्टेट में जो है वो क्लियर डिफीट था कांग्रेस का, समझिए, ठीक है। और जनरली हम आपको बताते हैं, देखिए कौन कौन सा स्टेट था। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरला, ये वो स्टेट थे जहां पे कांग्रेस जो है वो क्या की, अपनी मेजोरिटी लॉस्ट कर दी। स्टेट इलेक्शन में कांग्रेस नहीं जीत पाई, ठीक है। कहां कहां, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरला। तो यहां पे कांग्रेस जो है वो क्या हो गई, जीतना हार गई, ठीक है, याद रखिएगा। एंड हेयर नॉन कांग्रेस पार्टीज फॉर्म देयर गवर्नमेंट, और जो यहाँ पे अपने पास एंटी कांग्रेस फ्रंट वाले जो लोग थे, ठीक है, याद रखिएगा, जिसके लीडर अपने पास राम मनोहर लोहिया साहब थे। तो जनरली जो नॉन कांग्रेस वाली पार्टी थी, उन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पे गवर्नमेंट बना लिया, ये टोटल का टोटल 9 स्टेट में। तो ये जो नॉन कांग्रेस वाले लोग थे वो क्या कर लिए, यहाँ पे गवर्नमेंट बनाए, और ये गवर्नमेंट थी कोलेशन वाली। ये क्या थी, गठबंधन वाली सरकार। देखिए गठबंधन वाली सरकार जो है ना, इसको बोला जाता है सहारे की सीढ़ी, ठीक है। हम आपको बताते हैं कैसे। ये कोलेशन का मतलब होता है कि जब कोई सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, अगर वो सपोर्ट गेन करने में फेलियर हो जाती है, तो क्या करती है, 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, इसको कोलेशन गवर्नमेंट बोलते हैं। इफ सिंगल पार्टी नॉट गॉट द मेजोरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, देन 2 और मोर देन 2 पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर एक अकेली पार्टी जो है वो सरकार बनाने लायक मेजोरिटी गेन नहीं कर पाती है, तब 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आती है और वो जो है गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, इसको बोलते हैं कोलेशन गवर्नमेंट। और जनरली देखिए अपने पास एंटी कांग्रेस फ्रंट बताए थे ना, तो ये जो एंटी कांग्रेस फ्रंट था ना, इस एंटी कांग्रेस फ्रंट में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिल के गवर्नमेंट बनाए थे, इसलिए हम इनको बोले थे क्या चीज, कोलेशन गवर्नमेंट। 1967 में जो है कांग्रेस 9 स्टेट में हार जाता है, जिसमें से बिहार में जो है अपने पास ये संयुक्त विधायक दल की गवर्नमेंट बनती है। संयुक्त विधायक दल जो था, समझिएगा, ठीक है, कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो है लोग आपस में मिल के जो है वो क्या करते हैं, एसवीडी बनाते हैं। जैसे इस बार महागठबंधन की सरकार, तो महागठबंधन की सरकार जो थी उसमें अंदर एक कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं थी ना जी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी थी जो मिल के गवर्नमेंट बना रही थी, ठीक है। अभी जो अपने पास देखिए बीजेपी के अगेंस्ट में पिछली बार जो है महागठबंधन बनाया गया था, और इस बार उसके अगेंस्ट में क्या बनाया गया है, इंडिया बनाया गया है कि नहीं है।
इंडिया नाम से इन लोगों ने अपना पार्टी क्रिएट किया। तो वैसे ही बिहार में एसवीडी ने गवर्नमेंट बनाया, संयुक्त विधायक दल ने। वैसे ही पंजाब में जो है अपने पास पीयूएफ ने गवर्नमेंट बनाया, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट ने पंजाब में गवर्नमेंट बनाया। ये जो पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट बनाई गई थी, इसके दो ग्रुप थे, ठीक है, संत ग्रुप पार्टी और मास्टर ग्रुप पार्टी। ये दोनों पार्टी ने मिलकर बनाया था पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है, और इसने गवर्नमेंट बनाई पंजाब में। कांग्रेस वहां पे बिल्कुल हार गई, ठीक है। और उसके अलावा देखिए इसमें कौन कौन सी पार्टी थी, बीजेएस थी, एसएसपी थी, सीपीआई थी, रिपब्लिक पार्टी थी, ये सब बड़ी बड़ी पार्टी थी, ठीक है, जो पार्टी जो है उस समय क्या करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ठीक है। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टी एंटी कांग्रेस पार्टी में थी, ठीक है। अब हम आपको एक बात बताते हैं, देखिए जो 9 स्टेट में कांग्रेस हार गई थी ना, तो हम आपको एक बात बताते हैं, एक्चुअली ये 9 स्टेट में कांग्रेस इसलिए हारी थी क्योंकि उसमें से 3 वैसे स्टेट थे जहां पे कांग्रेस के पास मेजोरिटी आ चुकी थी, वहां पे कांग्रेस गवर्नमेंट बना चुकी थी, लेकिन डिफेक्शन के कारण जो है कांग्रेस क्या कर दी थी, वहां पे सीट लूज कर दी थी और गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी। दल बदल, ठीक है। तो दल बदल के कारण जनरली जो है अपने पास 3 स्टेट में कांग्रेस जो है वो गवर्नमेंट नहीं बना पाती है, ठीक है। तो ये बात आप देखिए, डिफेक्शन होता क्या है, मैं आपको एक लाइन में बताता हूं। दल बदल क्या होता है, दल बदल का एक लाइन में हम आपको बताते हैं। किसी भी पार्टी के सिंबल पे, किसी भी पार्टी के सिंबल पे इलेक्शन को जीत जाना और इलेक्शन जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़ के किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेना, ये दल बदल कहलाता है। इसे हम बोलते हैं डिफेक्शन, ठीक है। मतलब आप किसी भी पार्टी का सिंबल लिए और अब क्या किए कि उस पार्टी को छोड़ के किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिए, है कि नहीं, जीतने के बाद, तो ये तो डिफेक्शन हो गया जी। लेकिन बाद में गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ बनाती है, राजीव गांधी जी जब आते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ बनाते हैं। अब बोलते हैं कि अब आप किसी पार्टी को छोड़ के, पहले नहीं होता था, पहले अगर मान लीजिए एक पार्टी के सिंबल पे आपने जीत लिया तो आप उसी पार्टी के सिंबल पे आप जीत गए और उसके बाद आप दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर जाइए। लेकिन अब क्या है कि अगर एक पार्टी के सिंबल पे आप जीत गए और अगर आप वो पार्टी लीव करके दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आपका जो है वो सदस्यता चली जाएगी, आपकी मेंबरशिप चली जाएगी, फिर से री इलेक्शन कंडक्ट होगा, फिर आप जीतिए जिस पार्टी के सिंबल पे जीतना है। एंटी डिफेक्शन लाया गया, लेकिन उस समय डिफेक्शन था। डिफेक्शन के कारण जनरली गवर्नमेंट जो है इनकी काफी ज्यादा हारी थी, किनकी, कांग्रेस की। डिफेक्शन का मतलब होता है कि एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव द पार्टी ऑन हुज सिंबल ही और सी इलेक्टेड एंड ज्वाइन अनदर पार्टी। मतलब आप उस पार्टी को छोड़ देते हैं जिस पार्टी के सिंबल पे आप जीत हासिल करते हैं और उस पार्टी को छोड़ के आप दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, ये होता है, ठीक है। तो ये जनरली याद रखिए, डिफेक्शन के कारण 3 ऐसा स्टेट था जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी थी। हरियाणा, एमपी, यूपी, यहां पे क्लियर मेजोरिटी आ गई थी कांग्रेस को, ठीक है, याद रखिए, हरियाणा, एमपी, यूपी, यहां पे कांग्रेस के पास इतनी मेजोरिटी थी कि कांग्रेस वहां पे गवर्नमेंट बना सकती थी। लेकिन हम आपको बताते हैं यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाती है, क्योंकि यहाँ पे जो कांग्रेस के सिंबल पे जो लोग जीते थे वो कांग्रेस को छोड़ के अदर पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, वो लोग कांग्रेस को छोड़ के एंटी कांग्रेस फ्रंट वाली पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। वहां पे जाते हैं, लालच मिलता है कि आप आइए, आपको यहाँ मिनिस्टर बना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वहां पे चले जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये जनरली हरियाणा, एमपी और यूपी में नॉन कांग्रेस पार्टी जो है वो डिफेक्शन के कारण गवर्नमेंट बनाती है, दल बदल के कारण, ठीक है। जितने भी कांग्रेस के लोग जीते हुए थे सबको लालच दे दे के क्या करते हैं, कांग्रेस के अंदर ले आते हैं। अब इंदिरा गांधी आती है प्राइम मिनिस्टर बन के, ठीक है। अब देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, 66 में इंदिरा गांधी के कैबिनेट में जितने लोग मिनिस्टर थे, 66 में इंदिरा गांधी के कैबिनेट में जितने लोग मिनिस्टर थे उसमें से आधे मिनिस्टर तो 67 वाले इलेक्शन में हार चुके थे। अब इंदिरा गांधी अपने दम पे जो 67 की गवर्नमेंट बनाई थी, अपने दम पे बनाई थी इंदिरा गांधी, पूरा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने गवर्नमेंट बनाया। अब जब इंदिरा गांधी ने 67 में गवर्नमेंट बनाया तो अब सिंडिकेट लोगों का बात सुनेगी इंदिरा गांधी? बिल्कुल नहीं। सिंडिकेट कौन थे? तो मैंने बताया था कि कांग्रेस के अंदर कुछ पावरफुल लोगों का ग्रुप होता था जिनका कांग्रेस के हर एक सिस्टम के ऊपर इन्फ्लुएंस होता था, वो सिंडिकेट था। Syndicate was a group of the powerful and influential leaders from within the Congress, ठीक है, याद रखिएगा। जनरली कांग्रेस के अंदर ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स लोगों का जो है एक ग्रुप था जिसको हम बोलते थे सिंडिकेट, समझिएगा। एंड सिंडिकेट आपको पता है इंदिरा गांधी को 66 में प्राइम मिनिस्टर बनाने में मेजर रोल इसी ने प्ले किया था, है कि नहीं, सिंडिकेट। तभी तो आपको पता है कि जनरली मोरारजी देसाई जी इतने कद्दावर नेता और ओल्ड एज के लीडर थे, तो मोरारजी देसाई जी को हरा के, समझिए, इंदिरा गांधी जी को जो है वो क्या कर दिया गया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो मोरारजी देसाई जी को हरा के इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में सिंडिकेट में क्या किया था, मेजर रोल प्ले किया था, है कि नहीं है।
तो इधर जो है याद रखिए सिंडिकेट वही है जिसने 1966 में जो है इंदिरा गांधी को क्या बनाया था, प्राइम मिनिस्टर बनाया था। एंड आफ्टर इलेक्शन ऑफ 1967, ठीक है, इंदिरा गांधी अडॉप्टेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी, ठीक है, याद रखिए ये सिंडिकेट के अगेंस्ट जो है याद रखिए 67 इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी क्या करती है, ये सिंडिकेट के अगेंस्ट एक काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी अपनाती है। अब बोलती है कि जो भी डिसीजन लेना है हम खुद लेंगे। इंदिरा गांधी सबसे पहले देखिए प्राइम मिनिस्टर कुछ भी करेंगे सिंडिकेट की सहायता से करेंगे, सिंडिकेट की सलाह पे करेंगे, ये सब चीज पहले से चलता रहा था। कांग्रेस में ऐसा कुछ लिखा हुआ प्रोविजन नहीं था जी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ हम लोग जो है, हम लोगों का ये पावरफुल लीडर लोग है, इन लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है सिंडिकेट, मतलब इन्हीं लोगों से सलाह लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर कोई काम करेंगे ताकि बाद में विपक्ष जो हो, वो जो अपने पास अपोजिशन पार्टी हो, उसे जनरली बाइकआउट करने का ज्यादा मौका ना मिले। पूरा राय मशवरा लेके हम क्या करेंगे, ये सब काम करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो जनरली याद रखिएगा इंदिरा गांधी जो है सो सिंडिकेट लीडर गॉट एंग्री। अब इंदिरा गांधी जब 67 इलेक्शन जीत जाती है तो उसके बाद आपको पता है सबसे पहला पॉइंट क्या करती है, ये अपने सलाहकार लोगों को आउटसाइड द सिंडिकेट, सिंडिकेट से बाहर वहां से चूज करती है। ये बोलते हैं कि हमें किससे सलाह लेनी है नहीं लेनी है ये मुझे पता है जी, आप हमको ज्ञान क्यों दोगे, आप तो खुद अपना सीट नहीं बचा पाए, के कामराज साहब अपना सीट नहीं बचा पाए, एसके पाटिल नहीं बचा पाए, केबी सहाय नहीं बचा पाए, अतुल्य घोष नहीं बचा पाए, अब उन लोगों का सलाह इंदिरा गांधी लेगी जी। इंदिरा गांधी तो डायरेक्ट बोलेगी कि आप अपने कंस्टिट्यूएंसी में जीत हासिल नहीं कर पाए, अब आपकी स्ट्रेटजी अपना के अगर मैं कोई काम करूंगी तो मैं कैसे गवर्नमेंट बना पाऊंगी आगे। तो इंदिरा गांधी काफी स्ट्रिक्ट जो है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी खुद अपना लेती है, इसके कारण सिंडिकेट जो है इंदिरा गांधी से क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। अब इंदिरा गांधी से जब सिंडिकेट नाराज हो जाता है तो इंदिरा गांधी क्या करती है, अपना सपोर्ट गेन करना चाहती है। 67 इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी 10 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट करती है, बिल्कुल सोशलिस्ट बना देती है अपनी कंट्री को, बिल्कुल, क्योंकि इंदिरा गांधी को पता था हमारे यहाँ की अधिकतर जनता जो है पॉवर्टी में है, हमारे यहाँ की अधिकतर जनता जो है उस स्थिति में है कि सरकार अगर मदद करेगी तभी जनता जो है सर्वाइव कर पाएगी, अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो हमारी जनता सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और जनरली देखिए दो पैटर्न ऑफ इकोनॉमी होता है, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट। सोशलिस्ट पैटर्न में होता है कि सारा इकोनॉमी गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट उसके बाद लोगों के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए उसका खर्च करेगी जहां पैसा जितना खर्च करना है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है सारा का सारा रिसोर्स इंडिविजुअल हाथ में होता है और इंडिविजुअल अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा जी, उससे लोगों के वेलफेयर से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने अपने कंट्री को सोशलिस्ट पैटर्न पे डाल दिया, बोला कि सारी रिसोर्स गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखेगी और उसका जो है यूज जो है वो लोगों की भलाई के लिए करेगी, समझिए। तो इंदिरा गांधी जो है जैसे ही इलेक्शन जीतती है 1967, उसके बाद इंदिरा गांधी 10 पॉइंट प्रोग्राम लेके आती है, ठीक है, याद रखिए, बिल्कुल सोशलिस्ट पैटर्न पे आधारित था, बिल्कुल समाजवाद की अवधारणा पे आधारित था 10 पॉइंट प्रोग्राम। और इसी प्रोग्राम के तहत इंदिरा गांधी ने बोला था कि हम आपको आवास देंगे, हम आपको खाना देंगे, हम आपको पानी देंगे, हम आपको जो है रोजगार देंगे। ऐसे इंदिरा गांधी का पकड़ हुआ कहां पे, अनएम्प्लॉयड यूथ की तरफ इनका पकड़ हुआ, कहां पे, जो अपने पास लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था इनका पकड़ हुआ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों में इनका पकड़ हुआ, अपने पास महिलाओं के अंदर काफी तेजी से पकड़ हुआ जी, जब इन्होंने आवास योजना चलाया, जब इन्होंने जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट किया, समझिएगा, हम आपको राशन देंगे सस्ते रेट पे 50 पैसे केजी, 25 पैसे केजी, उस समय 50-25 पैसा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता था, समझिए। 1970s तक आप देखिए ये 25 पैसा तो अभी तक चलता था जी, 2000 के आसपास तक। तो जनरली इंदिरा गांधी जो है 10 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट करती है। इस 10 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर उन्होंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, लैंड रिफॉर्म, पूरा भूमि सुधार ला दिया इंदिरा गांधी ने जी। बोला कि आप बड़े आदमी हैं, आपके पास ज्यादा जमीन है, आपकी जमीन ली जाएगी और जरूरतमंदों में बांटी जाएगी। एक आदमी जिनके पास 100-200 बीघा जमीन और एक आदमी जिसके पास घर तक का जमीन नहीं है, तो उनका जमीन लेके हम बाकी लोगों में बांटेंगे ना। ये सोशलिस्ट पैटर्न तो है, ये तो समाजवाद है, जिसमें सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो समाज को समानता प्रोवाइड करे, समाज को इक्वलिटी प्रोवाइड करे। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की है। इंदिरा गांधी ने बोला बिल्कुल सोशलिस्ट पैटर्न हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। और ये 10 पॉइंट प्रोग्राम, अब 10 पॉइंट प्रोग्राम हुआ तो 10 पॉइंट प्रोग्राम के बाद जो है याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी काफी पॉपुलर हो गई, अचानक से पूरे भारत में पॉपुलर हो गई कि यार का प्राइम मिनिस्टर लाए हैं, पहली बार फीमेल प्राइम मिनिस्टर आई थी हमारे भारत में, और ऊपर से इतना बोल्ड ये डिसीजन लेना काफी डिफिकल्ट था उस समय, ठीक है, याद रखिए। इंदिरा गांधी ने लिया, ठीक है। 67 से 69 तक पूरा का पूरा ध्यान उन्होंने कहां लगाया, अपने पास 10 पॉइंट प्रोग्राम में।
अब उसके बाद क्या हुआ कि 1969 में हमारे यहाँ होने वाला था राष्ट्रपति का इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी का इलेक्शन होने वाला था 69 में, ठीक है। उस समय क्या हुआ, कारण बताते हैं। देखिए 69 में अचानक से हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट इलेक्शन आता है, क्योंकि उस समय हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन साहब, ठीक है। और जाकिर हुसैन साहब क्या हो गया, मर गए, ठीक है। अब उनका जो है जैसे ही डेथ हुआ उसके बाद हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना था तो उस समय यहाँ पे दो थॉट आ गए। इंदिरा गांधी, समझिएगा, तो इंदिरा गांधी जो है याद रखिएगा, उनके पांव पे गिरे हुए वीवी गिरी, याद करने के लिए जी, मैं उनका बुराई नहीं कर रहा, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि आप याद कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो वीवी गिरी जी, ठीक है, याद रखिएगा। तो वीवी गिरी इंदिरा गांधी के सबसे चहेते लीडर में थे और दूसरी तरफ की अपने पास जो है वो कांग्रेस के सिंडिकेट में अपने पास थे नीलम संजीव रेड्डी साहब। नीलम संजीव रेड्डी साहब मेल चौविनिस्ट टाइप के थे। मेल चौविनिस्ट का मतलब होता है कि जो पुरुष प्रधान टाइप के थे। ये बोलते थे कि हमारे कंट्री में खुद बताइए कैसे हम महिला के सामने जो है वो सर झुका के खड़ा हो सकते हैं और मैडम सर बुला सकते हैं उनको। एक मेल चौविनिस्ट फिगर थे। आपको पता है सिंडिकेट जब 1966 में इंदिरा गांधी का सपोर्ट की थी कि हम इंदिरा गांधी को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, उस समय नीलम संजीव रेड्डी जी ने सपोर्ट नहीं किया था। ये उस समय जो है नीलम संजीव रेड्डी जी ने ये सपोर्ट नहीं किया था। तो अब देखिए, अब यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कांग्रेस की जो सिंडिकेट थी, जो पावरफुल लोगों का जो ग्रुप था, वो इंदिरा गांधी से बिना पूछे नीलम संजीव रेड्डी जी का नाम मनोनीत कर देता है कि हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, नीलम संजीव रेड्डी। इंदिरा गांधी बोली कि अच्छा नीलम संजीव रेड्डी जी ये बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो फिर उन्होंने क्या किया, वीवी गिरी जी को जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में नामित कर दिया। इंदिरा गांधी ने किनको नामित कर दिया, वीवी गिरी। तो देखिए 1969 में जाकिर हुसैन जी की डेथ के बाद जो सिंडिकेट था कांग्रेस के अंदर, जो पावरफुल लोगों का ग्रुप था, उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी जी को जो है क्या कर दिया, प्रेसिडेंट के रूप में जो है वो खड़ा कर दिया। और इंदिरा गांधी ने सपोर्ट कर दिया वीवी गिरी जी को। इंदिरा गांधी ने किसको सपोर्ट कर दिया, वीवी गिरी जी को। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इंदिरा गांधी ने ये चीजें तो बोल दिया, सपोर्ट किया, लेकिन एक बात हम आपको बताते हैं, उन्होंने डायरेक्टली कांग्रेस के सारे मेंबर को बोला कि आप अपने विल पे, एट योर विल, आप अपनी इच्छा के अनुसार जो है मतदान करने के लिए फ्री है। आपको नीलम संजीव जी को वोट देना है, उनको दीजिए, या वीवी गिरी जी को वोट देना है, वीवी गिरी जी को दीजिए। लेकिन कांग्रेस के सारे नेताओं को पता था कि जनरली वीवी गिरी जी को सपोर्ट कौन कर रहा है, इंदिरा गांधी कर रही है। अब एक बात बताइए, उस समय के जो भी लीडर्स थे वो कभी भी सिर्फ कुछ जो अपने पास जो पावरफुल लीडर्स थे उस समय के, कुछ जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थे सिंडिकेट वाले, उसके अलावा कोई भी पर्सन था जो इंदिरा गांधी के मतलब कि डिसीजन का अपोज कर सकता हो? कोई नहीं था जो इंदिरा गांधी के डिसीजन का अपोज कर सकता हो। फाइनली हुआ क्या, इलेक्शन हुआ जी, ठीक है, और सारे लोगों ने जो है याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी जी को जो है वोट ना देके वीवी गिरी जी को वोट दे दिया, है कि नहीं। अब वीवी गिरी जी जीत गए, है कि नहीं। यहाँ पे रिजल्ट आया, बेचारे वीवी गिरी जी जीत गए। उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे निलजिन गप्पा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये निलजिन गप्पा उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, और इन्होंने ही जनरली नीलम संजीव रेड्डी जी का नाम जो है वो क्या किया था, अनाउंस किया था प्रेसिडेंट के लिए। नाम याद रहेगा, निलजिन गप्पा, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। इन्होंने नीलम संजीव जी का नाम जो है वो नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट के लिए। अब संजीव रेड्डी जी हार जाते हैं, नीलम संजीव रेड्डी जैसे हारते हैं समझिए, ठीक है, उसके बाद कांग्रेस के अंदर जो है वो लड़ाई चालू हो जाती है। एक तरफ सिंडिकेट क्या बोल रहा है, सिंडिकेट बोल रहा है कि हमने सपोर्ट किसको किया, संजीव रेड्डी जी को, और खुद हमारे कांग्रेस के अंदर हमारी कांग्रेस की प्रेसिडेंट ने किसको सपोर्ट किया जी, वीवी गिरी जी को। और ये बेचारे क्या करते हैं पता है, कांग्रेस के अंदर से खुद जो है वो इंदिरा गांधी जी को निकाल देते हैं। बोलते हैं कि इंदिरा गांधी इज नॉट अ मेंबर ऑफ कांग्रेस। अब देखिए ये डिसीजन जनरली कांग्रेस या फिर किसी भी पार्टी के प्रेसिडेंट के हाथों में होता है कि आप उसके मेंबर रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसके पीछे एक कोई तर्क देता है, एक लॉजिक देता है, एक प्रॉपर ग्राउंड देता है, और उस ग्राउंड के बेसिस पे आपको वो क्या कर सकता है, पार्टी से निकाल सकता है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से जो है प्रेसिडेंट निकाल देगा जी, उसके पीछे कोई प्रॉपर ग्राउंड होगा जिस आधार पर निकाला जाएगा। तो इंदिरा गांधी जी को जब निकाला गया तो उस समय बताया गया कि इंदिरा गांधी जी जो हमारे कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कांग्रेस का जो संविधान है, उसके अगेंस्ट गई है। कांग्रेस के जब
कोर कमेटी ने, जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया है कि नीलम संजीव रेड्डी जी जो है वो क्या बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, तो जनरली आपको तो अपोज करना ही नहीं चाहिए था, और आपने अपोजिशन में एक लीडर भी लड़ा दिया है कि नहीं, आपने अपोजिशन में एक ओपोनेंट खड़ा कर दिया, ठीक है। तो फाइनली जो है याद रखिए यहाँ पे जो है क्या किया जाता है, कांग्रेस जो है वो इंदिरा गांधी जी को बाहर निकाल देता है। इंदिरा गांधी जी बोलती है अच्छा हलवा है कि नहीं। इंदिरा गांधी जी बोली कि एक बात बताओ, कांग्रेस बनाया किसने, 1885 एओ ह्यूम ने। कांग्रेस के डोमिनेंट लीडर बाद में निकल के कहां से आते हैं, नेहरू खानदान से। जी कांग्रेस को आजाद भारत में पूरा सींचने का काम किसने किया है, आजाद भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में कांग्रेस को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्थापित किसने किया, हमारे फादर जवाहरलाल नेहरू जी ने। और आप ये बोलते हैं कि हम ही कांग्रेस के मेंबर नहीं है, एंड हाउ कैन यू डिसाइड कि हम जो है कांग्रेस के मेंबर नहीं है। इंदिरा गांधी अड़ गई और बोले कि कांग्रेस के मेंबर तो हम ही है जी, कांग्रेस हम ही चलाएंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस में आपकी जगह नहीं है तो आप कांग्रेस से बाहर निकल जाइए, ठीक है। यहीं से कांग्रेस का स्प्लिट हो गया 1969 में। कांग्रेस का क्या हो जाता है, डिवीजन। स्प्लिट का मतलब टूटना, और कांग्रेस दो पार्ट में टूट जाती है। जितने भी सिंडिकेट वाले लीडर थे ये सारे कांग्रेस ओ बनाते हैं, कांग्रेस ओल्ड, ठीक है, याद है क्या, कांग्रेस वो मतलब कांग्रेस ओल्ड, कि हम पुराने कांग्रेस हैं, समझिए। वो कांग्रेस जो भारत की स्वाधीनता में जो है वो भारत के जो है स्वतंत्रता संग्राम में, भारत के इंडिपेंडेंट मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, हम वो कांग्रेस हैं। और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी का जो कांग्रेस था उसका नाम रखा गया कांग्रेस आर या कांग्रेस आई, ठीक है, याद रखिएगा। रीइक्विजाइट वाला, रीइक्विजिशन वाला कांग्रेस, फिर से पुनर्गठित कांग्रेस है मेरी, या फिर कांग्रेस आई मतलब इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस। तो इधर कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर दो पार्ट में टूट गया। कांग्रेस ओ को लीड करने वाले सिंडिकेट और कांग्रेस आर को लीड करने वाली इंदिरा गांधी, ठीक है। अब ये लोग जो है कांग्रेस जैसे टूटा, तो देखिए अब जैसे ही टूटा तो इंदिरा गांधी जो है याद देखिए उस समय जनरली क्या की थी, काफी पॉपुलर लीडर हो गई थी। आपको पता है 10 पॉइंट प्रोग्राम से उनका काफी अच्छा पकड़ हो गया था समाज के ऊपर। ऊपर से उन्होंने क्या किया था पता है, देखिए हम एक बात बताते हैं। इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जो राजा महाराजा थे वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थे। हम आपको बताते हैं क्यों। पहले ना प्रीवी पर्स नाम का एक चीज हुआ करता था। प्रीवी पर्स का मतलब होता है ना पीछे से पॉकेट में पैसा डालना, पीछे से पर्स में पैसा डालना, ठीक है। ये क्या होता था कि देखिए आजादी के समय हमारे पास अराउंड 565 प्रिंसली एस्टेट थे। इंडिपेंडेंट के समय 565 क्या था हमारे पास, राजवाड़ा था। तो ये 565 स्टेट को जब हमने भारत में मर्ज किया था ना, तो उस समय भारत सरकार ने बोला था कि हम आपको जो है ना आपका जो साम्राज्य है वो मिला लेंगे, और उसके अलावा हम आपको सालाना कुछ भत्ता दिया करेंगे, कुछ पैसा दिया करेंगे आपको, ठीक है, ताकि आप अपना जो है वो सुख चैन से जिंदगी गुजारिए, ठीक है। इंदिरा गांधी बोली एक बात बताइए, ये इनका राजवाड़ा नहीं रहा तो ये राजा नहीं रहे, और भारत सरकार इनको पैसा क्यों दे, क्योंकि ये जमीन तो भारत की थी, ये राजवाड़ा तो भारत का था। तो फिर इनको बिठा के पैसा क्यों देना है, इनको प्रीवी पर्स के रूप में दिया जाने वाला पैसा मैं जो है वो क्या करूंगी, 10 पॉइंट प्रोग्राम और गरीबों के कल्याण में लगाऊंगी, सोशल वेलफेयर में लगाऊंगी। और फाइनली उन्होंने प्रीवी पर्स को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो प्रीवी पर्स जो होता था ना, एक स्पेशल प्रिविलेज था जो जनरली एक अपने पास ये किंग्स लोगों को दिया जाता था, जो राजा लोग थे अपने पास प्रिंसली स्टेट के, उन लोगों को दिया जाता था, राजवाड़ा के प्रिंसली स्टेट जो थे। अब क्या होता है कि 69 में जो है याद रखिएगा कि इलेक्शन होता है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कांग्रेस दो पार्ट में टूट जाती है। कांग्रेस दो पार्ट में जब टूट जाती है तो कांग्रेस जो है याद रखिए उस समय क्या होता है कि सीपीआई आती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट कर देती है। इंदिरा गांधी अपनी गवर्नमेंट में बनी रहती है, ठीक है। अब देखिए 69 में जैसे कांग्रेस दो पार्ट में टूटता है 1969 में, तो इंदिरा गांधी की पार्टी की जो यहाँ पे जो अपने पास नंबर था मेंबर का, वो तो डिक्रीज होगा 69 वाले इलेक्शन ये स्प्लिट के बाद। तो इधर कांग्रेस ओ थी दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ कांग्रेस आर। इंदिरा गांधी के पास अब उतना सपोर्ट नहीं था कि अकेली गवर्नमेंट बना सके, तो यहाँ पे सीपीआई कांग्रेस को सपोर्ट कर देती है, और सीपीआई के कारण इंदिरा गांधी जो है क्या करती है, सत्ता में रहती है 69 से लेकर 71 तक। दिमाग देखिएगा इंदिरा गांधी जी का। 67 में वो क्या करती है, इलेक्शन होता है, तो उसके बाद 10 पॉइंट प्रोग्राम लेके आती है, काफी अच्छा खासा पकड़ बना लेती है रेस्ट ऑफ द सोसाइटी के ऊपर, है कि नहीं है। 10 पॉइंट प्रोग्राम से काफी अच्छा खासा पकड़। अब उसके बाद 69 में जब स्प्लिट हो गया और इनके पास मेजोरिटी नहीं थी, तो सीपीआई ने जो है इंदिरा गांधी को जो है वो क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया, और 69 से लेकर 71 तक इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में रही। और अभी इनके गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म नहीं हुआ था, समझिए टेन्योर, क्योंकि 67 में हुआ है तो अब इलेक्शन तो 72 में होगा, है कि नहीं है।
अब इलेक्शन 72 में होगा 5 साल बाद, लेकिन इंदिरा गांधी जी इलेक्शन से पहले अपनी गवर्नमेंट गिरा लेती है, खुद अपनी गवर्नमेंट गिरा लेती है और बोलती है कि री इलेक्शन करनी है जी, फिर से चुनाव। इंदिरा गांधी ऐसा डिसीजन क्यों ले पाई? क्योंकि ये जो 2 साल था ना जी, 69 से लेकर 71 तक, जब तक इनके पास जो है वो सीपीआई थी, तो उस समय तक इंदिरा गांधी ने काफी अच्छा काम किया था। 1969 प्राइवेटाइजेशन को लगभग खत्म कर दिया, 14 प्राइवेट बैंक को उन्होंने नेशनलाइज्ड कर दिया, किसानों को बोला ऋण चाहिए आप बैंक से जाइए, बैंक से लोन लीजिए, वो बैंक सरकारी होगी, सरकार उसको अधिग्रहित कर लेगी, सरकार उनको अपने हाथ में ले लेगी, आपको जो भी मदद चाहिए सब कुछ सरकार करेगी, आवास योजना आपके लिए गवर्नमेंट चलाएगी, एम्प्लॉयमेंट योजना आपके लिए गवर्नमेंट चलाएगी, और जितनी योजना इंदिरा गांधी लेके आई 69 से लेकर 71 तक 2 साल के पीरियड में सारी योजना को जो है वो भर भर के क्या करने लगी, सपोर्ट करना चालू कर दी, काफी अच्छे लेवल से। अब इससे इनका जो है छवि काफी अच्छा बन गया पूरे भारत में, अच्छे लेवल की बन गई, ठीक है। याद रखिए अब इंदिरा गांधी जो है, याद रखिए, देखिए इंदिरा गांधी 69 के बाद जो अपने पास कांग्रेस आर था उसके पास उतनी मेजोरिटी थी नहीं, तो इंदिरा गांधी ने जो है डीएमके और उसके अलावा सीपीआई का सपोर्ट लेके गवर्नमेंट बनाया, ठीक है। याद रखिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में रही 71 तक, लेकिन 71 में ही इंदिरा गांधी ने जो है, याद रखिए, अपना जो खत्म होने वाला था, मतलब 1970 में 1970 में दिसंबर में, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट को खुद जो है वो क्या कर लेती है, डिसॉल्व कर लेती है, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट को खुद गिरा देती है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी को पता था कि इतना काम तो मैंने कर ही लिया है, ठीक है, कि अब मैं इलेक्शन में खड़ा होकर खुद जीत सकती हूं, मुझे बैसाखी की जरूरत नहीं है, मुझे कोलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंदिरा गांधी जी को इतना पता था। फाइनली 1971 का जनरल इलेक्शन, ठीक है, अब इलेक्शन 72 में होना था लेकिन हो गया 1971 में, क्योंकि दिसंबर 1970 में इंदिरा गांधी ने अपनी गवर्नमेंट गिरा ली थी। इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी ने एकदम बोलते हैं ना कोर वैल्यूज ऑफ द पीपल पकड़ा है कि नहीं, एकदम मुख्य बिंदु पकड़ा जी, एकमात्र स्लोगन दिया, वो स्लोगन था गरीबी हटाओ। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बनाने के लिए आपका एक स्लोगन जो है ना वो आपको जिता देता है कि नहीं। जैसे कि आप देखिए 2014 के इलेक्शन में क्या था, अपने पास एक स्लोगन आया था, हर हर मोदी घर घर मोदी, है कि नहीं। तो ये स्लोगन आपको पता है, हर हर मोदी घर घर मोदी, और ये स्लोगन जो है काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला था बीजेपी को जिताने में। वैसे ही 1971 का जो अपने पास इलेक्शन होता है उस समय इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया था और उस स्लोगन का नाम था गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, है कि नहीं है, समझिए। वो जो है याद रखिए एक स्लोगन देती है गरीबी हटाओ, और ये नारा उनका इतना फेमस होता है गरीबी हटाओ, ठीक है, पूरे भारत में वो स्लोगन देती है गरीबी हटाओ, और इतना फेमस होता है ये नारा कि समझिए इंदिरा गांधी जी को काफी अच्छा खासा सपोर्ट मिलना चालू हो जाता है। और स्पेशली जो बैकवर्ड सोसाइटी था, जो बैकवर्ड क्लास था हमारे यहाँ के, जो पिछड़े क्लास थे, जो पिछड़ा वर्ग था, उनके यहाँ से काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है इंदिरा गांधी जी को। अब इंदिरा गांधी जी को जो है बैकवर्ड क्लास से जो है काफी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद जो है बहुत सारा प्रोग्राम वो पहले चला चुकी थी। आपको पता है 1970 तक जो हमने बताया है कि 71 इलेक्शन से पहले तो 69 से लेकर 71 तक वो इतना काम कर चुकी थी कि लोगों के अंदर काफी अच्छा खासा अपना पकड़ बना चुकी थी। उन्होंने जो है लैंड सीलिंग वाला प्रोविजन चलाया था कि अमीरों के जो जमीन, जिनके पास बहुत सारे जमीन है, वो छीन छीन के गरीबों में बांटनी है, ताकि जो है अपने पास एक समानता वाली सरकार लाई जा सके, इक्विटेबल सोसाइटी बनाई जा सके, जहां पे समाज में सारे लोग एक जैसे हो, ठीक है। उन्होंने जनरली ये सब काम करना चालू कर दिया था। पब्लिक सेक्टर को काफी तेजी से ग्रो करवाई थी, गवर्नमेंट सेक्टर को काफी तेजी से ग्रो करवाई। उसके अलावा जो है सीलिंग ऑन द लैंड प्रॉपर्टी, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके कारण जो है याद रखिएगा काफी ज्यादा इनको सपोर्ट मिला पूरे भारत में, ठीक है, याद रखिएगा। अब इलेक्शन होगा, ठीक है, 1971 का इलेक्शन होगा, ठीक है। 1971 का जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में होता क्या है कि कांग्रेस ओ जो थी वो ग्रैंड अलायंस बनाती है। कांग्रेस ओ जो अपने पास सिंडिकेट वाले थे वो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज सबके साथ मिलकर वो कांग्रेस ओ जो है ग्रैंड अलायंस बनाती है, ठीक है, याद रखिए। क्या बनाती है? ग्रैंड अलायंस, कि हम ये जो है एक महान गठबंधन बनाएंगे, है कि नहीं है, और उस गठबंधन के थ्रू जो है हम इंदिरा गांधी को हराएंगे, ठीक है। अब देखिए हम आपको एक बताते हैं, ये हार गए। ग्रैंड ओ में जो अपने पास ग्रैंड अलायंस जो कांग्रेस वो थी, इसमें सिंडिकेट के पावरफुल लीडर, फिर भी ये हार गए। पता है क्यों? क्योंकि इनके पास एक क्लियर विजन नहीं था इनको दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। इंदिरा गांधी सिर्फ एक लाइन स्लोगन में दी कि मैं बोलती हूं गरीबी हटाओ, ये बोलते हैं इंदिरा हटाओ, अब आप डिसाइड करो कि गरीबी हटाओगे या इंदिरा हटाओगे। और ये बात लोगों को छू गया,
पूरा अंदर तक लग गया है कि नहीं, समझिए, ठीक है। तो फाइनली जो है अपने पास रिजल्ट आता है जी, और 1971 का जो इलेक्शन हुआ उसका रिजल्ट आता है, और कांग्रेस जो है उस समय सीपीआई के साथ मिलकर गवर्नमेंट मतलब इलेक्शन लड़ी थी। सीपीआई वही है जो 69 में इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था। कांग्रेस सीपीआई के साथ मिलकर लड़ती है, इंदिरा गांधी सीपीआई के साथ मिलकर लड़ती है, और जनरली याद रखिए दोनों को 375 सीट्स जो है वो हासिल होता है, 375, जिसमें से सिर्फ इंदिरा गांधी जी को 352 सीट, जो क्लियर मेजोरिटी थी किस चीज के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए। और इधर जो है अपने पास सीपीआई को 23 सीट्स मिलता है, ठीक है। और ये 23 सीट सीपीआई के इतिहास में सबसे ज्यादा सीट था, और ये सिर्फ इंदिरा गांधी के कारण पॉसिबल था। इंदिरा गांधी के कारण जो है 23 सीट मिलता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस, वो जो सिंडिकेट वाले इतने बड़े बड़े नेता, एक कद्दावर नेता है कि एक पे एक नेता थे जिनका कांग्रेस में जो है काफी लंबे समय तक काफी अच्छा खासा अधिकार रहा था, समझिए, काफी पावरफुल लीडर, उस सिंडिकेट को सिर्फ 16 सीट मिली थी। उस कांग्रेस ओ को सिर्फ कितना, 16 सीट। और पूरा का पूरा जो इसने ग्रैंड अलायंस बनाया था ना, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी को मिला के कांग्रेस ने ग्रैंड अलायंस बनाया था, सिर्फ 40 सीट पे सिमट के रह गई थी। मतलब एक परफेक्ट अपोजिशन पार्टी बनने का भी इसके पास क्या नहीं था, सीट नहीं था। मतलब ये अपने आप को एक अपोजिशन पार्टी भी जो है क्या नहीं कर सकती थी, साबित नहीं कर सकती थी। तो एक बात बताइए, आपके पास अपोजिशन पार्टी बनने तक का सीट नहीं है, और आप दावा कीजिए कि जो कांग्रेस है, जो हमारे भारत का जो है लिगेसी ऑफ इंडियन मूवमेंट जिसके पास है, वो पार्टी आपके पास है, कभी लोग विश्वास करेंगे? तब रियल लिगेसी किसके पास जाती है, इंदिरा गांधी के पास, और कांग्रेस को क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और उसके बाद से जो है कांग्रेस अपना सस्टेन करना चालू कर देता है, और वो उसी समय जो है कांग्रेस आर क्लेम दैट इट इज अ रियल कांग्रेस, कि हमारा कांग्रेस आर जो है वो क्या है, रियल कांग्रेस है, ठीक है। याद रखिए, सही मायने में कांग्रेस जो है इंदिरा गांधी वाला कांग्रेस है, ठीक है। अब इंदिरा गांधी इलेक्शन जीत गई 71 वाला, काफी अच्छा खासा पॉलिसी अपनाई, ठीक ठाक पॉलिसी अपनाई 71 वाला। उसी समय क्या हुआ कि जनरली 1971 में बांग्लादेश क्राइसिस हो गया, है कि नहीं। बांग्लादेश क्राइसिस आपको हम इससे पहले वाले चैप्टर में बताए थे, ठीक है। तो बांग्लादेश क्राइसिस हो गया 1971 में। 1971 में क्या हुआ कि देखिए, पहले पाकिस्तान दो पार्ट में था, ठीक है। एक था वेस्ट पाकिस्तान, दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश है, और वेस्ट पाकिस्तान जो है आज पाकिस्तान है। तो यहाँ पे रहने वाले जो अपने पास वेस्ट पाकिस्तान है, यहाँ पे रहने वाले लोग जो है वो उर्दू लैंग्वेज बोला करते थे, और यहाँ रहने वाले जो लोग होते हैं वो बंगाली लैंग्वेज बोला करते थे। इनका कल्चरल पर्सपेक्टिव अलग था, ठीक है। याद रखिए, रिलीजन भले ही सेम है, लेकिन कल्चर तो अलग है ना जी, लैंग्वेज तो अलग है। यहाँ पे रहने वाले लोग उर्दू नहीं, यहाँ पे रहने वाले बंगाली बोलते हैं, इनका बंगाली कल्चर है, समझिए, जबकि वो लोग उर्दू कल्चर बोला, उर्दू लैंग्वेज बोला करते थे। ये इनके ऊपर जबरदस्ती अपना पावर जमा रखे थे एक तरीके से, समझिए। इनको कोई अधिकार नहीं था, ना तो पॉलिटिकल अधिकार था, राजनीतिक अधिकार नहीं था, आर्मी में नहीं जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जा सकते हैं, आप नेतागिरी में नहीं जा सकते हैं, अपना पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते हैं। इन लोगों के ऊपर कोई अधिकार इनको दिया नहीं गया था, समझिए। ब्रिटिशर्स अगर इनके ऊपर रूल करना छोड़ के गए थे, तो इनके ऊपर जो है पश्चिमी पाकिस्तान, जो वेस्ट पाकिस्तान था, वो इनके ऊपर एक तरीके से रूल कर रहा था। अब इन लोगों ने जो है रिवोल्ट करना चालू कर दिया था। यहीं से जो है याद रखिएगा कि अब इन लोगों ने रिवोल्ट करना चालू कर दिया था। यहाँ पे रहने वाली जो मुस्लिम प्रॉपर्टी है उसका नाम है चकमा। चकमा यहाँ की मुस्लिम प्रॉपर्टी है, याद रखिए, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल की थी, ये सॉरी बांग्लादेश वाली। तो चकमा रिफ्यूजी, अब इन लोगों के ऊपर जुल्म होने लगा था। ये लोग भाग भाग के कहाँ आ रहे थे, इंडिया आ रहे थे। उसी समय जो है ये जो अपने पास ईस्ट बांग्लादेश वाले हैं, ईस्ट पाकिस्तान वाले, इन लोगों ने अपना एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिसका नाम क्या रखा था इन लोगों ने, जिसका नाम रखा था मुक्ति वाहिनी, ठीक है, याद रखिए। और वो लड़ रहे थे, ठीक है। अब इंदिरा गांधी सपोर्ट करती है मुक्ति वाहिनी को, और देखते देखते बांग्लादेश क्या बन जाता है, एक इंडिपेंडेंट नेशन। और हम आपको बताते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर ओवर 1971 ओवर बांग्लादेश, जैसे इंदिरा गांधी जीतती है जी, इनकी मतलब क्या बोलते हैं, इनकी पॉपुलैरिटी में तो 4 चांद लग जाता है कि नहीं। इससे पहले इतनी फेमस, और उसके बाद जो अब ये और ज्यादा फेमस हो जाती है, ठीक है, याद रखिए। तो 1971 इंदिरा गांधी फॉट विद पाकिस्तान ओवर बांग्लादेश इशू एंड सो द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी ग्रो अप रैपिडली। काफी तेजी से इंदिरा गांधी का पॉपुलैरिटी क्या हुआ, बढ़ता गया काफी तेजी से, क्योंकि उस समय पाकिस्तान को 2 पार्ट में तुड़वा देना इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी क्या कर दी, काफी ज्यादा
बढ़ा दी, ठीक है। सो इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, उसके बाद जो हमारे यहाँ स्टेट इलेक्शन होता है, और स्टेट इलेक्शन के बाद तो आपको पता है इंदिरा गांधी जो है लगभग पूरे स्टेट में गवर्नमेंट बनाती है। अब देखिए, हम आपको बताए थे 67 इलेक्शन, 9 स्टेट में कांग्रेस हारी थी, और इस बार पहली बार था इंदिरा गांधी पूरे स्टेट में क्या करती है, काफी अच्छा खासा जो है वो जीत हासिल करती है, पूरे स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बनाती है इंदिरा गांधी, समझिए काफी अच्छा खासा इनका रिजल्ट था। इंदिरा गांधी यहाँ पे इलेक्शन जीत जाती है। अब कांग्रेस रीस्टोर होता है, ठीक है, याद रखिए, एंड रीस्टोर मतलब फिर से ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, पुनर्गठित हो जाता है। कांग्रेस आर ऑक्यूपाइड अ सिमिलर पोजीशन इन द टर्म ऑफ द पॉपुलैरिटी इन टर्म्स ऑफ एज इन द पास्ट। कांग्रेस जो है, कांग्रेस आर जो इंदिरा गांधी वाली थी, ये बिल्कुल वही पॉपुलैरिटी गेन करती है, वही प्रसिद्धि प्राप्त करती है जो पहले कांग्रेस ने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। किसके समय? जवाहरलाल नेहरू जी के समय। जितना पॉपुलर कांग्रेस उस समय जवाहरलाल नेहरू जी के समय था, उतनी पॉपुलैरिटी फिर से जो है इंदिरा गांधी जी के समय जो है वो कांग्रेस क्या करती है, गेन करती है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, एंड आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, ठीक है, इट डिपेंडेंट मोर सोशल प्रोग्राम में, सॉरी हाँ याद रखिएगा, तो ये जनरली याद रखिएगा कि जनरली आज़ादी के सॉरी इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी ने सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो कहाँ दिया, लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर, जनरली गरीब लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, दलित, आदिवासी, इन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंदिरा गांधी ने क्या किया, ध्यान दिया, ठीक है, याद रखिए। और इन लोगों ने जो है इंदिरा गांधी को क्या बना दिया, एक जो है याद रखिए नेशनलिस्ट फिगर बना दिया। इन लोगों ने इंदिरा गांधी को इतना वोट दिया कि इंदिरा गांधी समझिए उस समय जो है कांग्रेस की रियल हायर जो है वो बनी है कि नहीं, और हमारे देश की सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के रूप में कांग्रेस जो है वो स्थापित हो गया। तो ये जनरली इंदिरा गांधी का जर्नी था। इसके बाद हमको बताना है कि इंदिरा गांधी कैसे कैसे इमरजेंसी इंपोज करती है, ठीक है, तो ये नेक्स्ट वाले चैप्टर में है, ठीक है। इतना अगर आप लोगों को सही लगा, अच्छा लगा इंदिरा गांधी का जो जर्नी था, ठीक है, मतलब कि कैसे एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में इंदिरा गांधी आती है और इतने पावरफुल रूप में जो है वो हमारे भारत की प्राइम मिनिस्टर बनती है, तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, हम आपको बताते हैं क्लास 12th के लिए जो है हमसे बेटर आपको मटेरियल कहीं नहीं मिलने वाला है। हमारी संस्थान जो है वो मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली में है, और हम यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से जो है बैच चलाया करते हैं। तो अगर आप लोगों को भी जो है अपने ग्रेजुएशन तक की तैयारी करनी है, आपको जनरली 11th 12th ग्रेजुएशन जो भी करनी है, ठीक है, आप लोग हमारे सेंटर पे आइए, विजिट कीजिए, देखिए कि हम आपको कैसा मटेरियल देते हैं जी। पढ़ाने का तरीका तो एक बात बताते हैं जी, पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है, और हमसे बेटर आपको तरीका ना मिलेगा पढ़ाने का। हर एक बात, हर एक लाइन आपके दिलो दिमाग में छाप देंगे, बिल्कुल इम्प्रिंट करना जानते हैं ना जी, इम्प्रिंट कर देंगे, है कि नहीं। तो फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।